हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की बुक मोमेंट्स का फोर्थ चैप्टर द इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जो कि एक कन्नड़ फोक टेल है। ध्यान रखिएगा, ये एक फोक टेल है जो कि ए रामानुजन्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया जो है इनकी बुक वगैरह उससे लिया गया है, ये एक एक्सट्रैक्ट। तो इसको आज हम करने वाले हैं शुरू। इसके एमसीक्यूज करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वट डज दिस स्टोरी स्पीक अबाउट। तो ये स्टोरी किस बारे में बात करती है? क्या वो किंग के बारे में बात करती है, किंग और उसके मिनिस्टर्स के बारे में बात करती है, अ किंगडम रूल्ड बाय अ फुलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर, और या फिर एक ऐसे किंगडम, एक ऐसे राज्य के बारे में बात करती है जिसका राजा जो है वो मूर्ख है और उसका जो मिनिस्टर है, मंत्री है, वो भी पूरा मूर्ख सिली है, या फिर इन सभी के बारे में बात करती है। तो ये स्टोरी एक ऐसे किंगडम के बारे में बात करती है जिसका राजा मूर्ख है और मंत्री भी मूर्ख है, वो भी कुछ समझदार नहीं है। वट काइंड ऑफ अ स्टोरी इज दिस। ये स्टोरी कैसी है? क्या एक फोक टेल है, मॉक टेल है, ह्यूमरस है और सीरियस है? तो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा ये एक कन्नड़ फोक टेल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। वट डज दिस स्टोरी थ्रू लाइट अपॉन। तो ये स्टोरी जो है किस पर इफेक्ट डालती है, किस चीज को बाहर निकालती है हमारे सामने? फुलिश पीपल एंड द डेंजर्स दे पोज, किंग्स एंड देयर मिनिस्टर्स आर ऑलवेज हैप्पी और वाइज पीपल। तो ये स्टोरी फ्लैश करती है हमारे सामने, प्रकाश डालती है फुलिश पीपल यानी कि मूर्ख लोग और उनके किस तरह के कारनामे हैं उनके बारे में हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। वट इज द थीम ऑफ दिस लेसन। तो इस लेसन की थीम क्या है? फुलिश पीपल आर अनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस, और किंग्स आर डेंजरस, और गुरुज आर वाइज और हैव गुड फ्रेंड्स। तो इस लेसन की, इस चैप्टर की क्या थीम है? तो इसकी थीम है फुलिश पीपल आर अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो पूरे के पूरे डेंजरस होते हैं। वाई आर द पीपल इन द किंगडम कॉल्ड फुलिश। तो उस राज्य में जो लोग थे वो मूर्ख क्यों कहलाते थे? बिकॉज दे फॉलो ऑल द रिडिकुलस ऑर्डर्स पास बाय द किंग। क्या वो राजा के द्वारा जो भी ऑर्डर पास किए जाते थे उनको मान लेते थे? और बिकॉज दे लिसन टू देयर किंग, या फिर वो अपने राजा को सुनते थे इसलिए। और बिकॉज दे डू सिली थिंग्स, या फिर वो अजीब अजीब हरकतें करते थे इसलिए। और बिकॉज दे आर फुलिश, या फिर वो मूर्ख थे। तो बात ऐसी है कि जो राजा था वो जो भी ऑर्डर पास करता था उसको ये लोग मान लेते थे, तो उसी बेहुदा हरकतों की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो फुलिश कहलाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। जैसे कि राजा ने इसमें चैप्टर में कहा था कि दिन को रात में, रात को दिन में बदल दो, यानी कि रात को काम करो और दिन में सो। तो लोगों ने उसको मान लिया, तो उस तरह से एक तरह से लोग भी उस मूर्ख ही थे वहाँ के। फिर वट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी का मैसेज क्या है? बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फुलिश पीपल और लिसन टू द किंग्स, और किंग्स आर फूल्स और नन ऑफ द अबव। तो राजा कभी फूल्स नहीं होते, ये बात तो सही है कि राजाओं की बात माननी चाहिए, बट जो इस स्टोरी का मैसेज है वो ये है कि हमें मूर्ख लोगों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए और बुद्धिमत्ता दिखानी चाहिए अपनी। हाउ डिड द गुरु सेव द पीपल ऑफ द किंगडम। तो गुरु ने उस राज्य के लोगों को कैसे बचाया? बाय फ्लैटरिंग द किंग और मेकिंग द किंग बिलीव दैट द न्यू स्टेक विल ब्रिंग फॉर्चून, और बाय हेल्पिंग द किंगडम गेटिंग रिड ऑफ द फुलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे काम थे जो गुरु ने किए, यानी कि किंग को थोड़ा सा चकमा भी दिया किसी न किसी तरह, और किंग को ये भी विश्वास दिलाया कि ये जो मतलब अगर फांसी ले लेते हैं, जो भी इस पर फांसी लेगा वो आगे आने वाले टाइम में राजा बनेगा, तो ये भी विश्वास दिलाया। और बाय हेल्पिंग द किंगडम गेटिंग रिड ऑफ द फुलिश किंग, यानी कि उस मूर्ख से और राजा और मंत्री से इस किंगडम को भी बचाया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु वर द इडियट्स। तो इडियट्स कौन थे? किंग एंड हिज मिनिस्टर्स। क्या राजा और उसके मंत्री, या फिर वहाँ के लोग, या फिर गुरु, या फिर ये सारे के सारे? तो जो राजा था और उसके मंत्री, या एक ही मंत्री की बात हुई है वैसे तो यहाँ पर हम अगर एस नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ से एस को डिलीट कर देंगे तो भी सही होगा। तो किंग और उसका मिनिस्टर जो है उसके लिए ये चीज़ यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज। तो राजा और उसके मंत्री ने किस चीज़ को चेंज करने के बारे में सोचा? क्या लोगों को, कस्टम्स को, रात को दिन में और दिन को रात में, या फिर ये सारी की सारी चीज़ें? तो राजा और मंत्री ने रात और दिन को आपस में बदलने का निश्चय किया था। उन्होंने सोचा
कि रात को तो दिन में बदल दो और दिन को रात में बदल दो, तो इस तरह से कुछ हमारा जो राज्य है वो अनोखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ वॉज द नाइट चेंज विद द डे? तो रात दिन में कैसे बदली? पीपल वुड वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, और बाय लाइटनिंग द किंग, और बाय डेकोरेटिंग एवरीथिंग, और नन ऑफ द अबव। तो डेकोरेटिंग की कोई बात नहीं थी इसमें, ना ही राजा पर कोई प्रकाश डाला था इसमें। इसमें तो बात हुई थी कि जो लोग हैं वो रात को काम करेंगे और दिन में सोएंगे, तो हमारा राज्य जो है बाकियों से अलग होगा। हाउ आर द पीपल मेड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर? तो राजा की बात मानने के लिए सब मजबूर क्यों थे, क्यों माननी पड़ती थी? बाय थ्रेटनिंग टू किल, क्या उन्हें डराया जाता था मौत का हवाला देकर, यानी कि उनको कहा जाता था कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और बाय स्पीकिंग टू देम, या फिर उनसे बात की जाती थी। और बाय शोइंग देम स्वॉर्ड, या फिर उन्हें तलवार दिखाई जाती थी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उन्हें दी जाती थी धमकी कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, ऐसे उन्हें धमकाया जाता था। हु विजिटेड द किंगडम? तो किंगडम में कौन आया? किंगडम में आए थे गुरु और उसका शिष्य। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है। व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड एट द ग्रोसरी शॉप? तो ग्रोसरी शॉप पर गुरु ने और उसके शिष्य ने क्या पाया? मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, और सेम प्राइस फॉर ऑल द थिंग्स, और अदुदू, और नन ऑफ द अबव। अदुदू तो वहां की करेंसी थी जो उस राज्य में चलती थी, तो ये तो नहीं है। कोई ब्यूटीफुल थिंग्स भी नहीं देखी थी उन्होंने तो देखा था कि जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए प्राइस सारा सेम है, कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं है, चाहे जितना मर्जी खाओ जितना मर्जी लो। वाई वॉज द गुरु इनिशियली हैप्पी? तो वो गुरु था इतना हैप्पी क्यों था वो अंदर से? बिकॉज द कैप्टिविटी ऑफ बाइंग ऑल थिंग्स एट अ नॉमिनल प्राइस, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी उनका रेट सेम था, तो उस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया था। और बिकॉज ऑफ द चेंज सिस्टम, या फिर ये इस सिस्टम को, इस चेंज हुए सिस्टम को देखकर वो खुश था, या फिर वहाँ के लोग फुलिश थे ये देखकर खुश था, या ये सारी की सारी चीज़ें। तो रीज़न तो यही था कि वहाँ पर सारी चीज़ें सिमिलर प्राइस में थी, एक ही प्राइस में थी। तो ये देखकर गुरु को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य भी हुआ, लेकिन खुशी भी हुई कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हम जितनी चाहे चीज़ें खरीद सकते हैं कम दाम में। वाई डिड गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस? तो गुरु ने उस जगह को छोड़ने का निश्चय क्यों किया? बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क, क्या उसे कोई जरूरी काम हो गया था? कोई जरूरी काम नहीं हुआ था उसे। ही हैड अ मैसेज टू लीव द प्लेस, या फिर उससे एक मैसेज आया था इस जगह को छोड़ने का? कोई मैसेज नहीं आया था उसको। किंग ऑर्डर टू लीव द प्लेस, क्या राजा ने उसे कहा था वो जगह छोड़ने के लिए? तो राजा ने तो कहा ही नहीं था। बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज नॉट सेफ टू बी विद फूल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन गुरु के दिमाग में ये आया था कि पुलिस लोगों के साथ रहना कोई बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। तो गुरु के दिमाग में ये आई थी, लेकिन शिष्य वहीं रुक गया था। उसने सोचा कि यहाँ पर तो सस्ता खाना है, मैं पूरी जिंदगी भर बैठकर यहाँ खाऊंगा आराम से। तो ये सोचकर वो जो शिष्य है वो बैठा रहा वहाँ, खाता रहा, और धीरे धीरे मोटा हो गया और स्टेक के काबिल हो गया एक दिन, यानी कि मरने के काबिल हो गया था। हु लेफ्ट द सिटी? किसने वो जगह छोड़ दी थी? क्या वो शिष्य था, गुरु था, सिली मिनिस्टर था, या राजा था? तो जो गुरु महाराज थे उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी, वो उस जगह को छोड़कर चले गए थे बहुत जल्द। व्हाट डिड द गुरु टेल हिज डिसिपल? तो गुरु ने अपने शिष्य को क्या बताया? द पीपल और इनोसेंट, क्या वो जो लोग हैं वो इनोसेंट हैं? और द सिटी वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेज, या फिर वो जो पूरी सिटी है वो सरप्राइजेज से भरी हुई है। और बिहेवियर ऑफ फुलिश इज अनप्रेडिक्टेबल एंड इट वॉज नॉट सेफ टू लिव विद देम, या गुरु ने अपने शिष्य को ये बताया था कि जो फुलिश लोगों का जो बिहेवियर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसका हम सोच भी नहीं सकते कि कब क्या कर जाएं। एंड इट वॉज नॉट सेफ टू लिव विद देम, और उनके साथ रहना कोई खतरे से खाली नहीं है। और नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है, यानी कि फुलिश लोगों के साथ रहना कोई अच्छी बात भी नहीं है, और कब वो क्या कर दे, क्या पंगे कर दे कुछ पता नहीं है, तो उनके साथ रहना सेफ नहीं होगा। गुरु ने अपने शिष्य को बताया था ये बात। हु ब्रॉक इनटू द मर्चेंट्स हाउस? तो मर्चेंट के हाउस में कौन घुसा है? क्या वो राजा था, क्या वो सिली मिनिस्टर था, एक डिसिपल यानी कि शिष्य था, या फिर एक थीफ था? तो मर्चेंट के हाउस में घुसकर आया था एक चोर। ऑप्शन नंबर ए डी जो है आपका इसमें करेक्ट है। हाउ डिड द थीफ एंटर द मर्चेंट्स हाउस? तो जो थीफ है मर्चेंट के घर में कैसे घुसा? तो मर्चेंट जो था वो थीफ जो था वो मर्चेंट के घर में दीवार में होल कर रहा था, और होल करके अंदर घुसा था, और तभी उसके ऊपर दीवार गिर गई थी, और दीवार गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसने क्या किया था? बाय मेकिंग अ होल इनटू द वॉल
एक हॉल किया था उसने वॉल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट है। 20th क्वेश्चन है व्हाट किल्ड द थीफ आफ्टर द लूट। तो लूट करने के बाद यानी कि चोरी करने के बाद किस चीज ने थीफ को मार दिया था? मैं स्टैब्ड हिम, क्या एक बंदे ने उसे मारा या फिर एक चाकू से मारा वो? और वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, या फिर जो पुराने घर की दीवार थी वो और उसके सिर पर गिरी धड़ाम से और वो मर गया, निपट गया वो, और नन ऑफ द अबव। तो ऐसा ही हुआ था, पुराने घर की दीवार थी, कच्ची हुई पड़ी थी, ऊपर से बनाया था उसे जिस मिस्त्री ने, उसका ध्यान लड़की की तरफ था, डांसिंग गर्ल की तरफ। तो उस चक्कर में उसने कैसी दीवार बना दी उसे पता नहीं लगा। तो इस चक्कर में दीवार जो है वो सही नहीं बनी थी और थीफ के सिर पर यानी कि चोर के सिर पर धड़ाम से दीवार गिरी और वो मर गया। ऑप्शन नंबर सी है इसमें करेक्ट। Whom did the thief's brother blame for the death of the thief? तो चोर के भाई ने चोर की मौत का इल्जाम किस पर लगाया? क्या वो डेस्टिनी पर, लोगों पर, मर्चेंट पर, या फिर इन सभी पर? तो चोर के भाई ने इल्जाम लगाया कि मर्चेंट के घर की जो दीवार है वो कच्ची थी, वो गिरी और मेरा भाई मर गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट है। हाउ डिड द मर्चेंट एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट? तो मर्चेंट जो है, व्यापारी जो है, वो पनिशमेंट से कैसे बच निकला? विद हिज विजडम, और गुरु सेव्ड हिम, और हिज फ्रेंड सेव्ड हिम, और ऑल ऑफ द अबव। तो उसने अपने आप दिमाग लगाया, उसने अपनी चतुरता दिखाई, उसने सोचा कि राजा जो है वो तो मूर्ख है, तो इसको जो भी बोलोगे, जैसी पट्टी पढ़ाओगे, ये कैसे ना कैसे करके मान जाएगा, तो इसके साथ दिमाग वाला गेम खेला जाए। तो उसी ने, मर्चेंट ने दिमाग वाला गेम खेला और वहां से बच निकला। Whom did the merchant hold responsible for the thief's death and saved his own life? तो मर्चेंट ने, व्यापारी ने थीफ की डेथ का जो इल्जाम है वो किस पर लगाया और कैसे खुद बच निकला? क्या उसने अपने पिता पर लगाया, द मैसन हु बिल्ड द वॉल, या फिर जो चिनाई वाला मिस्त्री था उस पर ये इल्जाम लगाया, और हिज फोरफादर्स या उसके जो पूर्वज थे उन पर लगाया, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो व्यापारी ने इल्जाम लगा दिया कि जो मतलब जो ब्रिक लेयर था या फिर जो मैसन था, जो चिनाई करने वाला मिस्त्री था, उसने जो दीवार बनाई थी वो कच्ची थी, इस वजह से वो गिर गई। हाउ डिड द ब्रिक लेयर सेव हिज लाइफ? तो ब्रिक लेयर ने, मिस्त्री ने अपनी जान कैसे बचाई? तो मिस्त्री ने अपनी जान कैसे बचाई? पहले तो मर्चेंट था, मर्चेंट ने ब्रिक लेयर पर इल्जाम लगाया, फिर ब्रिक लेयर ने डांसिंग गर्ल पर इल्जाम लगाया, डांसिंग गर्ल ने इल्जाम लगा दिया फिर आगे गोल्ड स्मिथ पर। तो ऐसे करके कहानी आगे बढ़ती रही। तो ब्रिक लेयर जब अपनी जान बचाता है तो वो पूरा का पूरा ब्लेम डांसिंग गर्ल पर डाल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द डांसिंग गर्ल सेव हरसेल्फ? तो डांसिंग गर्ल ने खुद को कैसे बचाया? तो डांसिंग गर्ल ने बचाया था, मैंने अभी आपको बताया, उसने जो इल्जाम है वो गोल्ड स्मिथ पर, सुनार पर लगा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द गोल्ड स्मिथ सेव हिमसेल्फ? तो गोल्ड स्मिथ ने खुद को कैसे बचाया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन मर्चेंट्स फादर। तो क्या गोल्ड स्मिथ ने जो इल्जाम है वो मर्चेंट के यानी कि व्यापारी के पिता पर लगाया था? और पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल, या फिर उसने इल्जाम डांसिंग गर्ल पर लगाया था? डांसिंग गर्ल पर तो इल्जाम ब्रिकलेयर ने लगाया था, तो ये गलत है। बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन हिज वर्कर्स, अपने वर्कर्स पर कोई इल्जाम नहीं लगाया था, या नन ऑफ द अबव भी नहीं है, इसमें है मर्चेंट के, व्यापारी के पिता पर जो है उसने इल्जाम लगा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द मर्चेंट प्लीड? मर्चेंट ने क्या याचना की? दैट इट वाज हिज फादर्स डील एंड नॉट हिज, और इट वाज गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट, और इट वाज ब्रिकलेयर्स फॉल्ट, और नन ऑफ द अबव। तो बात ऐसी थी कि मर्चेंट ने शुरू किया था काम, यानी कि इल्ज़ाम लगाना, मर्चेंट ने इल्ज़ाम लगा दिया था उस ब्रिकलेयर पर, फिर ब्रिकलेयर ने इल्ज़ाम लगाया डांसिंग गर्ल पर, डांसिंग गर्ल ने इल्ज़ाम लगाया गोल्डस्मिथ पर, गोल्डस्मिथ फिर घूम के मर्चेंट के फादर पर आ गया, और उस चक्कर में मर्चेंट को फिर से बुलाया गया। लेकिन मर्चेंट की तब स्टेटमेंट क्या थी कि ये तो मेरे पिताजी की डील थी ना कि मेरी, तो इसलिए मुझे छोड़ा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड द किंग प्रेजेंट टू पनिश द मर्चेंट? तो किंग ने ऐसा क्या आर्ग्यूमेंट पेश किया जिससे कि मर्चेंट को पनिश किया जाए? दैट ही इनहर्टेड हिज फादर सिन इन द सेम वे एज ही इनहर्ट्स हिज वेल्थ। तो क्या किंग ने ये बोला था
कि जैसे तुम्हें तुम्हारे पिता की जायदाद मिली है वैसे ही तुम्हें तुम्हारे पिता के कर्मों की सजा भी मिलनी चाहिए। या फिर किंग ने ये कहा था ही मस्ट सेक्रीफाइस फॉर हिज फादर्स सेक, यानी कि तुम्हें अपने पिता के लिए इतना सेक्रीफाइस तो करना ही चाहिए, और ही मस्ट अकम्प्लिश हिज फादर्स हाफ डन वर्क। या फिर किंग ने ये बोला कि तुम्हें अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करना चाहिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो किंग ने तो ये बोला था कि जैसे तुम्हें तुम्हारे पिताजी की जायदाद मिली है वैसे ही उनके कर्मों की सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वाई वॉज द मर्चेंट नॉट एग्जीक्यूटेड, मर्चेंट को क्यों नहीं मारा गया था? बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट इन द स्टेक, क्या वो इतना ज़्यादा पतला था कि वो स्टेक में फिट ही नहीं आ रहा था? और बिकॉज ही वॉज क्राइंग, या फिर वो रोने लग गया था? और बिकॉज ही प्लीडेड बिफोर द किंग, या फिर वो किंग से क्षमा मांगने लग गया था, उसके आगे याचना करने लग गया था, सॉरी सॉरी करने लग गया था स्नेहा कक्कड़ की तरह? या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बात ऐसी थी कि मर्चेंट को फांसी की सजा हो गई थी। उसे कहा गया था कि जैसे तुम्हें तुम्हारे पिता की जायदाद मिली है तो उनके कर्मों का फल भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो उसे फांसी की सजा हुई। फिर उसे जब ले जाया गया मारने के लिए तो वो स्टेक में फिट ही नहीं आई, उसकी गर्दन खुला खुला सा था, वो पतला था काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से उसे नहीं मारा गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु डिड द किंग डिसाइड टू एग्जीक्यूट इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट, तो मर्चेंट की जगह किसे मारने के लिए डिसाइड किया गया था? अ मैन हु बिकम फैट बिकॉज ऑफ ईटिंग, क्या एक ऐसा बंदा ढूंढा गया जो कि खा खा कर मोटा हो गया और स्टेक में फिट आ जाए? और अ पुअर मैन, या फिर एक गरीब बंदा? और मर्चेंट्स रिलेटिव, या फिर मर्चेंट के रिलेटिव्स को बुलाया गया? या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टेक के लिए एक ऐसा बंदा ढूंढा गया जो खा खा कर मोटा हो गया है और अब वो स्टेक में फिट आ जाए जिससे कि उसे मारा जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ये सॉल्यूशन हब 0001 नाम से आईडी दी हुई है, टेलीग्राम आईडी। आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर अगर ये सर्च करेंगे सॉल्यूशन हब 0001 तो आपको वहाँ पर ये चैनल मिल जाएगा। उसी चैनल पर आपको ये पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू होम डिड द सन्यासी प्रे इन हिज हार्ट बिफोर बीइंग एग्जीक्यूटेड, अब सन्यासी ने अपने दिल में क्या प्रे की थी एग्जीक्यूट होने से पहले, यानी कि मारे जाने से पहले? तो सन्यासी यानी कि जो मतलब क्या कहते हैं वो मोटा सा बंदा हो गया था, यानी कि उसका जो डिसिपल था, शिष्य था, उसके बारे में बात की गई है। तो वो किसके बारे में सोच रहा था? क्या उसके दिमाग में गॉड आ रहा था, या फिर उसके जो पिताजी जो गुजर चुके हैं वो आ रहे थे, या फिर गुरु आ रहे थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो उसके दिमाग में चल रहे थे अपने गुरु के वर्ड कि फुलिश लोगों के बीच में रहना काफ़ी समय तक अच्छा नहीं है, हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल चलें। लेकिन शिष्य ने, डिसिपल ने वो बात नहीं मानी थी और अब वो बात सोच सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड द गुरु रियलाइज हिज डिसिपल्स प्लाइट एंड रीच टू सेव हिमसेल्फ इन द किंगडम, सेव हिम इन द किंगडम? तो गुरु को कैसे रियलाइज हुआ कि उसका जो शिष्य है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख में है, काफ़ी ज़्यादा कष्ट में है, और वो किंगडम में कैसे उसे बचाने के लिए पहुंच गया? विद हिज मैजिकल पावर एंड विजन, और अ डिसिपल इन्फॉर्म्ड हिम, अ स्पाई हेल्प्ड हिम, और ऑल ऑफ द अबव? क्या उसने एक स्पाई हायर किया था इसके लिए? तो स्पाई कोई हायर नहीं किया था, यानी कि कोई ऐसा शातिर बंदा हायर नहीं किया था। तो अगर एक कट गया तो ऑल ऑफ द अबव कट जाएगा। किसी डिसिपल ने भी इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था इसे। ये तो इसकी मैजिकल पावर्स थी और इसकी दूरदृष्टि थी कि वो देख सकता था कि उसका जो शिष्य है अभी कष्ट में है तो उसे बचाया जाना चाहिए। तो ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट डिड द गुरु प्लीड टू द किंग टू सेव हिज डिसिपल? तो गुरु ने अब जो राजा है उससे क्या कहा अपने शिष्य को बचाने के लिए? टू किल हिम फर्स्ट एंड लेटर हिज डिसिपल, और द किंग वॉज ग्रेट और एडमायर्ड द किंग, और नन ऑफ द अबव? तो क्या गुरु ने ये कहा कि पहले मेरे को मारो फिर बाद में मेरे डिसिपल को, मेरे शिष्य को मारना? या फिर वो राजा दयालु था, उदार था, ग्रेट था, और या फिर किंग ने उसकी जो है प्रशंसा की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जो किंग है उसे गुरु ने कह दिया कि पहले मेरे को मारो फिर मेरे शिष्य को मारना, यानी कि
अगर तुम्हें मेरे शिष्य को मारना है तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। व्हाट डिड गुरु टेल द किंग? तो गुरु ने राजा से क्या कहा? दैट ही वॉज ग्रेट, कि क्या वो शानदार हैं, ग्रेट हैं, और दैट whosoever would die first, the god king of justice would be happy and would give him a chance to reborn as a king। या फिर गुरु ने उस राजा को ये कहा कि जो भी पहले मरेगा उसे जो गॉड किंग है, जो जस्टिस ऑफ गॉड किंग है, वो हैप्पी हो जाएंगे उससे, और उसे एक बार फिर से जब दोबारा जन्म होगा तो राजा बनने का मौका मिलेगा। ये बात उनके कान में भरी। या फिर दैट हिज सैक्रिफाइस वुड ब्रिंग फॉर्चून टू द प्लेस, या फिर उनके सैक्रिफाइस जो है उससे जो यहाँ की जो धरती है, ये जगह है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और नन ऑफ द अबव। तो राजा ने तो राजा के दिमाग में तो ये बात डाली गई कि जो हमारे जस्टिस के जो गॉड किंग हैं वो खुश हो जाएंगे, उनके पास जो भी पहले पहुंचेगा, और उसे फिर से जो है वो राजा बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। वट मेड द किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर गो फॉर द स्टेक फर्स्ट? तो क्या चीज़ ऐसी, क्या मूर्खता थी जिससे कि वो राजा जो है और उसका जो मिनिस्टर है वो पहले स्टेक पर गए, यानी कि पहले वो मरने गए? गुरुज वर्ड्स एंड देयर ऑन फुलिशनेस, और देयर ग्रीड, और देयर फुलिशनेस, और ऑल ऑफ द अबव? तो ये तो सिर्फ गुरु के वर्ड थे, गुरु की चालाकी थी, और उनकी खुद की मूर्खता थी, या राजा और उसके मंत्री की, कि वो इनकी बातों में आ गए, इनकी बातों में विश्वास कर लिया और फिर खुद ही मरने के लिए चले गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वाई डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू गो फॉर द स्टेक देमसेल्व्स? तो राजा और मंत्री खुद स्टेक पर जाने के लिए कैसे तैयार हो गए, मरने के लिए कैसे तैयार हो गए? बिकॉज ऑफ गुरुज वर्ड्स एंड देयर ग्रीड टू टेक द बेनिफिट देमसेल्व्स, और पीपल्स वर्ड्स, और गुरुज कनिंग वर्ड्स, और मैंस प्लाइट। तो ये तो गुरु के वर्ड्स थे सिर्फ, और उनकी खुद की जो ग्रीड थी, उनकी खुद की जो भूख थी बेनिफिट के लिए, उसी ने उन्हें मजबूर कर दिया मरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड हिज मैन मेक द गुरु एंड हिज डिसिपल फ्री? तो किंग ने क्या किया कि जिससे जो किंग और उनके जो मतलब मंत्री और सैनिक वगैरह थे, उन्होंने गुरु और डिसिपल को छोड़ क्यों दिया? बाय डिस्कसिंग देमसेल्व्स एज क्रिमिनल्स, यानी कि खुद को ही दोषी मान लिया था, और बाय मेकिंग देम रन फ्रॉम द प्लेस, या फिर वो वहाँ से भाग रहे थे, और बाय पासिंग ऑर्डर्स, या फिर उन्हें ऑर्डर्स मिले थे, और नन ऑफ द अबव। तो उन्होंने खुद को ही क्रिमिनल घोषित कर लिया था, यानी कि उन्होंने मान लिया था कि स्टेक में फिट हम आ जाएंगे, यानी कि जो पहले मरेगा उसे अगली बार भी राजा बनने का मौका मिलेगा। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम खुद को क्रिमिनल घोषित कर लेते हैं और हम ही मरेंगे। तो इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द गुरु एग्री टू बी द नेक्स्ट किंग? किस शर्त पर जो है गुरु अगला राजा बनने के लिए राजी हो गया? इफ हिज डिसिपल वुड बी अ मिनिस्टर, क्या गुरु ने यह कहा कि मेरा जो शिष्य है वो मिनिस्टर बनना चाहिए? और इफ ही कुड ऑर्डर विदाउट थिंकिंग, या फिर वो बिना सोचे समझे ऑर्डर करने के लिए फ्री हो, ये बोला? और इफ ऑल लॉज आर चेंज, या फिर जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें बदला जाए, और नन ऑफ द अबव। तो अगला राजा बनने के लिए इसी बात पर राजी हुआ था कि अगर पुराने जो घटिया से रूल्स हैं उन्हें बदल दिया जाएगा तो मैं अगला राजा बनने के लिए तैयार हूं। वट वॉज द प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स ड्यूरिंग द फुलिश किंग्स रूल? जब वो मूर्ख से राजा का राज चल रहा था तब सभी चीज़ों का प्राइस क्या था? 5 दूदू ईच, 4 दूदू ईच, 1 दूदू ईच, और 2 दूदू ईच। तो ये जो दूदू है ये तो वहाँ की करेंसी थी जहाँ की ये स्टोरी बताई गई है जिस किंगडम की, और इसमें 1 दूदू जो है वो सभी चीज़ों का प्राइस था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है आपका। अकॉर्डिंग टू द गुरु हुज बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, तो गुरु के अकॉर्डिंगली किन का जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि उसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या वो किंग का है, लोगों का है, फुलिश लोगों का है, या डिसिपल का है? तो ये जो फुलिश लोग थे वहाँ पर उनका जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि कब वो क्या कर दें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु वॉज मेड द न्यू किंग आफ्टर द प्रीवियस किंग्स एग्जीक्यूशन? अब जब पुराना किंग मर गया तो नया राजा कौन बना?
क्या वो गुरु था, शिष्य था, या फिर किंग का मिनिस्टर था, या किंग का बेटा था? किंग के बेटे की तो इसमें बात ही नहीं हुई है, और किंग का मिनिस्टर जो है वो किंग के साथ ही मर गया था। डिसिपल को नहीं गुरु को शिष्य बनाने की, शिष्य को नहीं गुरु को राजा बनाने की बात हुई थी इसमें। यानी कि शिष्य छोटा है, गुरु बड़ा है, तो गुरु जो है वो बड़ा है, बड़ा जो है बड़े पद पर जाएगा, यानी कि बड़ा ही किंग बनकर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू हैंग द डिसिपल इन प्लेस ऑफ मर्चेंट बिकॉज, अब डिसिपल को यानी कि शिष्य को मर्चेंट की जगह मारने का या फांसी देने का फैसला किया गया था, ऐसा क्यों? तो रीजन था कि जो मतलब स्टेक है उसमें मर्चेंट फिट नहीं आ रहा, वो काफ़ी पतला है, इसलिए एक ऐसा बंदा ढूंढा जाए जो काफ़ी मोटा हो और इसमें फिट आ जाए। तो ऐसा बंदा मिला, कौन मिला? डिसिपल मिला, और डिसिपल जो है वो इतना फैट था उसमें कि वो स्टेक में फिट आ सके। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, द किंग सेड दैट द मर्चेंट हैड इनहर्टेड। तो किंग ने क्या बोला कि मर्चेंट ने क्या इनहर्ट किया है, यानी कि क्या प्राप्त किया है अपने पूर्वजों से? हिज फादर्स रिचेस, हिज फादर्स सिंस, हिज फादर्स रिचेस एज वेल एज सिंस, और नन ऑफ द अबव। तो किंग ने बोला कि तुम्हें अपने पिता की जायदाद तो मिली ही है, लेकिन अगर उनके कोई पाप हैं तो वो भी तुम्हें ही झेलने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट है। द ब्रिकलेयर सैड ही कुडंट बिल्ड द वॉल राइट बिकॉज। अब ब्रिकलेयर ने क्या बोला कि वो जो दीवार है वो ढंग से क्यों नहीं बना पा रहा था। डांसिंग गर्ल केप्ट लुकिंग एट हिम ऑल डे। क्या एक डांसिंग गर्ल थी जो उस पर पूरे टाइम नजर रखे हुए थे पूरा का पूरा दिन? और अ डांसिंग गर्ल केप्ट टॉकिंग टू हिम ऑल डे, या फिर एक डांसिंग गर्ल जो है वो उससे बात कर रही थी पूरा का पूरा दिन? और अ डांसिंग गर्ल केप्ट गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे, या फिर एक डांसिंग गर्ल जो है वो पूरा दिन गली में आ जा रही थी। और ही कुड नॉट कीप हिज आईज एंड माइंड ऑन द वर्ल्ड ड्यू टू द जिंगलिंग एंकलेट्स ऑफ अ डांसिंग गर्ल हु केप्ट गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे, या फिर वो अपने काम पर, अपनी आंखों पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक डांसिंग गर्ल की जो जिंगलिंग एंकलेट्स थी, जो पंजेबे थी, वो बार बार छन छन कर रही थी, क्योंकि वो जो डांसिंग गर्ल है वो उस स्ट्रीट में, उस गली में बार बार आ जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट है कि वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि एक डांसिंग गर्ल की जो जिंगलिंग एंकलेट्स है वो बार बार छन 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 कर रही थी, क्योंकि वो जो एक डांसिंग गर्ल है वो स्ट्रीट में बार बार आ जा रही थी। क्यों आ जा रही थी? क्योंकि गोल्डस्मिथ ने कहा था कि अब तुम्हारा सोना तैयार हो जाएगा, अब तुम्हारा सोना तैयार हो जाएगा। तो उस चक्कर में उस डांसिंग गर्ल को बार बार गेड़े लगाने पड़ रहे थे, उधर गली में गेड़े मारने पड़ रहे थे। तो उस चक्कर में ये सारा कांड हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। द मर्चेंट टोल्ड द किंग दैट हिज नेम वॉज। अब मर्चेंट ने किंग को क्या बताया कि उसका नाम क्या है? सच एंड सच, सो एंड सच, सच एंड सो, और सो एंड सो। तो मर्चेंट ने किंग को बताया कि उसका नाम सच एंड सच है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। हु डिड द ब्रिकलेयर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ वीक वॉल। तो ब्रिकलेयर ने एक कमजोर दीवार बनाने के लिए किसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया? तो उसने रिस्पॉन्सिबल ठहराया था एक डांसिंग गर्ल को, जो उसमें बार बार आ जा रही थी उस रोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज समोन्ड नेक्स्ट टू द रिच मर्चेंट। तो रिच मर्चेंट के बाद किसे बुलाया गया? क्या ब्रिकलेयर को, डांसर को, गोल्डस्मिथ को, या डिसिपल को? तो मर्चेंट के बाद बुलाया गया था ब्रिकलेयर को, क्योंकि मर्चेंट ने तो इल्जाम लगा दिया था कि भैया ब्रिकलेयर जो है, मिस्त्री जो है, उसने दीवार पक्की नहीं बढ़ाई। हु डिड द किंग समन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो राजा ने पहली बार कब किसे बुलाया था? क्या डिसिपल को बुलाया, क्या थीफ के ब्रदर को बुलाया, क्या मर्चेंट को बुलाया, या फिर मैसन को यानी कि मिस्त्री को बुलाया? तो पहली बार तो राजा ने मर्चेंट को बुलाया, क्योंकि थीफ के भाई ने इल्जाम लगाया था कि जो मर्चेंट है उसकी जो दीवार है घर की वो मेरे भाई पर गिर गई और वो मर गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द डिसिपल्स ओपिनियन अबाउट लिविंग देयर। तो डिसिपल का, शिष्य का क्या ओपिनियन था वहां पर उस किंगडम में रहने के लिए? तो डिसिपल ने तो सोचा था कि वहां पर मतलब पूरी की पूरी उम्र रहूंगा मैं और आराम से सस्ता सस्ता खाना खाता रहूंगा, यहाँ पर तो रेट जो है वो बदलने नहीं वाले। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें, सॉरी, ही वांटेड टू लिव देयर एंड एंजॉय फूड। तो वो चाहता था
कि वो पूरी की पूरी उम्र वहाँ रहे और सस्ता जो फूड है वो एंजॉय करे उस फूड को। ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ रहना नहीं चाहता था, सस्ते फूड की तो बात हुई है, लेकिन वो वहाँ रहना भी चाहता था, जो यहाँ डिड नॉट आया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें करेक्ट है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स व्हेन डिड द पीपल स्लीप, तो मूर्ख लोगों के किंगडम में लोग कब सोते थे, तो वो सोते थे ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में वो सोते थे। व्हाट डिड द किंग एंड द मिनिस्टर डिसाइड टू डू, तो किंग और उसके मिनिस्टर ने क्या सोचा कि क्या किया जाए, तूफानी किया जाए, कुछ ऐसा सोचा था। तो उन्होंने सोचा कि डे को जो है वो नाइट में बदल दो, और जो नाइट है उसे 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 क्या करो, उसे इधर ले आओ और डे में बदल दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड दे विजिट द शॉप्स, तो वो शॉप्स पर क्यों गए थे। अब दे किसके लिए आया है, दे आया है एक तो हमारे गुरु महाराज के लिए और एक उनके डिसिपल यानी कि शिष्य के लिए। तो दे तो इन दोनों के लिए आया, तो वो दोनों शॉप्स पर क्या करने गए थे, टू बाय क्लॉथ्स, टू बाय ग्रोसरीज, टू बाय शूज और टू बाय फिश। तो वो गए थे ग्रोसरी शॉप में, तो ग्रोसरी शॉप में गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ कपड़े नहीं, वहाँ तो ग्रोसरी लेने ही जाएंगे तो ग्रोसरी लेने ही जाएंगे और लेकर आएंगे, और ग्रोसरी के चक्कर में सस्ती सस्ती चीज़ें मिली, उससे वो आश्चर्यचकित हुए और बी ऑप्शन नंबर सही कर गए। द डिसिपल डिडेंट वॉन्ट टू लीव द टाउन बिकॉज, अब डिसिपल वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था, वो शिष्य कह रहा था कि ना मैं तो नहीं जाता। अब वो क्यों नहीं जाना चाहता था, इट वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स एंड ही कुड फूल एनीबडी इजीली, क्या वो किंगडम ऑफ फूल्स है और वहां पर वो लोगों को इजीली मूर्ख बना सकता है, ऐसी बात थी। और द पीपल वर सो नाइस देयर, या वहाँ के लोग अच्छे थे, और द किंग वॉज सो काइंड, या फिर राजा जो है वो दयालु था, और फूड एंड एवरीथिंग एल्स वॉज सो चीप देयर, या फिर फूड है या फिर अन्य सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर सस्ती थी, कौड़ियों के भाव में थी। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, फूड एंड एवरीथिंग एल्स वॉज सो चीप देयर, वहाँ की चीज़ें सस्ती थी इसलिए वो वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। द मर्चेंट सेड दैट हिज वॉल फेल बिकॉज, अब मर्चेंट ने क्या बोला कि उनकी जो दीवार है वो क्यों गिरी, दैट द एलिफेंट ब्रोक द वॉल, क्या वो दीवार है जो हाथी ने गिर दी, और द ब्रिकलेयर हैड नॉट बिल्ड इट राइट, या फिर जो ब्रिकलेयर है उसने सही से नहीं बनाई दीवार, और द वॉल वॉज ओल्ड एंड वीक, या फिर जो दीवार है वो कमजोर और पुरानी है, और द हॉल मेड इन इट वॉज टू बिग, या फिर इसमें जो हॉल बनाया गया था वो बहुत बड़ा था। तो मर्चेंट ने बोला कि ब्रिकलेयर जो है, मिस्त्री जो है, उसने जो दीवार है वो सही से नहीं बनाई इसीलिए वो गिर गई। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। वाई वर द गुरु एंड हिज डिसिपल एस्टोनिज्ड, तो जो गुरु और उसका शिष्य है वो आश्चर्यचकित क्यों हो गए थे। कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग वाज सेम, क्योंकि वहाँ की सारी चीज़ें जो है वो एक ही रेट की थी, और साइज ऑफ एवरीथिंग वाज सेम, या फिर वो जो साइज था चीज़ों का वो सभी का सेम था, और कलर या फिर उनका कलर सेम था, या फिर ये सारी चीज़ें। तो वो जो कॉस्ट थी उन चीज़ों की, प्राइस था, वो सभी चीज़ों का सेम था, इसीलिए वो ये चीज़ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। द डांसिंग गर्ल पुट द ब्लेम ऑन, तो डांसिंग गर्ल ने ब्लेम किस पर लगाया, ब्रिकलेयर पर, रिच मर्चेंट पर, गोल्ड स्मिथ पर और ब्लैक स्मिथ पर। तो डांसिंग गर्ल ने जो ब्लेम है वो लगाया सुनार पर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाई डिड द पीपल फॉलो द ऑर्डर्स ब्लाइंडली, तो जो लोग हैं वो उन सभी के ऑर्डर्स क्यों मान लेते थे इजीली। दे कंसीडर्ड द किंग एज देयर गॉड, और ड्यू टू पॉवर्टी, और ड्यू टू फियर ऑफ डेथ, और बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उन्हें डर था मौत का, उन्हें डराया गया था, धमकाया गया था कि अगर नहीं मानोगे तो मार दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने कहा मरने से अच्छा तो ये मूर्खता सहन कर ली जाए। वट वॉज द ऑर्डर इन द किंगडम ऑफ फूल्स रिगार्डिंग द टाइम ऑफ गोइंग टू बेड, तो किंगडम ऑफ फूल्स में सोने का समय क्या था। एवरीवन शुड गो टू बेड एज सुन एज द सन कम्स अप, और एवरीवन शुड गो टू बेड एट द नाइट एट द टाइम ऑफ डस्क, और एवरीवन शुड गो टू बेड ओनली आफ्टर लंच, और एवरीवन शुड गो टू बेड ओनली आफ्टर द किंग स्लीप्स। तो वहां पर यह बात बोली गई थी कि जैसे ही दिन उगेगा, जैसे ही सूरज उगेगा, तब सभी के सभी सोने चले जाएंगे, और जैसे ही रात होएगी तब सभी के सभी अपने कामों पर लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। हाउ डिड द थीफ स्नीक इनटू द मर्चेंट्स हाउस इन द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, तो जो थीफ है, चोर है, वो मर्चेंट के हाउस में कैसे घुसा। बाय मेकिंग अ होल इन द वॉल, और बाय क्लाइंबिंग थ्रू द वाटर पाइप, और बाय स्केयरिंग द मर्चेंट विद अ गन, और बाय क्रॉसिंग द फेंसेस।
तो वो चोर है वो दीवार में एक बड़ा सारा छेद करके घुसा था उनके घर में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मर्चेंट से व्हेन द किंग अक्यूज्ड हिम फॉर मर्डरिंग द थीफ। तो मर्चेंट ने क्या बोला जब थीफ के मर्डर का इल्ज़ाम उस पर लगाया था राजा ने। ही एक्सेप्टेड हिज क्राइम, क्या उसने अपना जो क्राइम है वो मान लिया था। और ही डिनाइड सेइंग दैट इट वाज हिज नॉट हिज फॉल्ट सिंस ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर, या उसने ये कहा कि मैं तो जी वहाँ पर था ही नहीं तो मेरा कैसे हुआ ये सब। ही डिनाइड सेइंग दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट सिंस ही डिडंट पुट अप द वॉल, या फिर उसने ये बोला कि ना जी मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने तो दीवार ही नहीं बनाई। और ही ब्लेम्ड द डिसिपल फॉर द मर्डर, या फिर उसने मर्डर का इल्ज़ाम जो है वो डिसिपल पर लगा दिया था। तो ये तो लास्ट की बात थी कि डिसिपल पर इल्ज़ाम आया क्योंकि वो स्टेक में फिट नहीं आ रहा था मर्चेंट। तो पहली बार तो इल्ज़ाम लगाया था तब उसने कहा था कि ना जी मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने दीवार नहीं बनाई, दीवार तो ब्रिकलेयर ने बनाई है, उसको पकड़ो फांसी लगाओ।